सिप्ला के बारे में और सिप्ला के बारे में पुखराज बोथरा हैं, इन्होंने पूछा है कि इसमें और शेयर जोड़ना सही रहेगा या फिर इंतज़ार करना चाहिए? और इसी तरह से शुभम बेरा इनका भी सवाल है, आगे की चाल कैसी रहेगी सिप्ला में? जी, धुलाई ओके, ठीक है। सिप्ला ऐसी जगह है ना, बहुत क्रूशियल प्लेस है। ब्रेकआउट प्लेस था करीब करीब 1270 के आसपास का ब्रेकआउट प्लेस था, वहीं पे आ रहा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। और सिप्ला वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से किधर खड़ा है? 22.6 तो लग तो रहा है कि सिप्ला में काफी सारा नेगेटिव प्राइस में लग रहा है, बट तो ऐसा है भाई साहब कि अगर आपका मार्केट का बॉटम है तो ये जो 1280 के आसपास है सिप्ला का, वो बॉटम होना चाहिए और फिर शॉर्ट कवरिंग 1400 के आसपास या उसके ऊपर तक की शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। तो एक पार्ट ऑफ एनालिसिस ये लगता है कि सिप्ला का करेक्शन एक बार तो कंप्लीट हो चुका है। बाकी हमको रिजल्ट एक बार ही कैसा दिया है इस बार, एकदम फ्लैट कर दिया ना सेल्स को, और मार्जिन 25% का 18%। तो और प्रॉफिट ओहो 674 करोड़, 7,000 करोड़ पे ये लोग 1,500 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, उसका आधा हो गया है। ऐसा भाई साहब कि रिजल्ट बहुत कंफर्ट तो नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज है कि जिस लेवल पे आ गया है सिप्ला गिर के, फिलहाल जो नेगेटिविटी है वो प्राइस में है। उसके दो पहलू डिस्कस कर सकते हैं। पहला ये कि अगर निफ्टी का 24,900 जो डबल बॉटम काइंड ऑफ अभी बन गया है वो रह गया, तो शायद इसका भी जो बॉटम इसके आसपास बन गया है 1280 के आसपास, वो रह जाएगा। लेकिन निफ्टी का बॉटम टूटेगा तो स्टॉक का रिजल्ट आ चुका है एंड नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन फॉर दिस स्टॉक। जी, और इसमें ये जो दुर्घटना दिख रही है ना, ये 7 तारीख वाली, ये दुर्घटना यूएस एफडीए के एक ऑब्जर्वेशन के चलते आई थी, जो इनकी एक मतलब सीधे-सीधे सिप्ला पे नहीं, लेकिन इनकी एक थर्ड पार्टी साझेदार है। ग्रीस में है ये। अ, जो उनकी रोडोपी ग्रीस, यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। फार्माथेन इंटरनेशनल एसए, ये कंपनी है जो इनकी सिप्ला की की थर्ड पार्टी पार्टनर है। और इनका एक इंजेक्शन है लैनरोटाइड। इनके नाम बड़े टंग ट्विस्टर होते हैं, तो थोड़ी बहुत गलत उच्चारण भी कई बार होते हैं। तो ये जो दवा कंपनियों में आम तौर पे हम देखते हैं कि कभी भी जैसे इस मामले में तो थर्ड पार्टी पार्टनर है, उस पर आया है, कई कई बार सीधे जो डायरेक्ट कंपनी है उस पे भी आता है। ये रिस्क किसी भी दवा कंपनी में, चाहे जितनी अच्छी से अच्छी दवा कंपनी आप देखें, उसमें ये रिस्क हमेशा जुड़ा रहता है। अ, उस रिस्क के बाद से आप ये देखिए कि लगभग ₹1500 से घट कर के ये 1300 तक चला गया। क्या ये मान लिया जाए कि इम्पैक्ट पूरा हो गया इसका? राजीव जी, जितनी भी फॉर्मुलेशन वाली कंपनी होती है ना, इसमें ये इनहेरेंट रिस्क है। इस रिस्क को डी रिस्क करने का एक ही तरीका होता है कि वी शुड बाई व्हेन द वैल्यूएशंस आर ईदर नॉर्मल और बिलो नॉर्मल। उसमें क्या है कि हम इसको काफी हद तक मिटिगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अबव नॉर्मल वैल्यूएशन पे लेते हैं और उस समय इस तरह की, देखिए ब्लैक स्वॉन है, पता नहीं होता है, ये यूएसएफडीए पीछे पड़ा ही रहता है, कभी भी हो जाता है। तो वहां पे ये जो है ना रिस्क बड़ा हो जाता है। इसीलिए जो भी फॉर्मुलेशंस वाले कंपनी है, दवाई बनाने वाली जो कंपनी होती हैं, उनको खास करके जो वैल्यूएशन उनके नॉर्मल या बिलो नॉर्मल है, तो आपका काफी हद तक रिस्क मिटिगेट हो जाता है। उस समय अगर ये ऑब्जर्वेशन आता भी था ना, तो बहुत सारी चीजें प्राइस में ऑलरेडी होंगी, तो उतना नहीं गिरेगा। लेकिन ये क्या है, वैल्यूएशन नॉर्मल तो खैर है, अभी भी है, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं सितंबर के आसपास की, सितंबर अक्टूबर की, तब ये वैल्यूएशन नॉर्मल नहीं था। तब ये वैल्यूएशन आपका 35 टाइम के आसपास
सॉरी हाँ 30 टाइम के ऊपर का था, तो वहां पे थोड़ी तकलीफ थी। इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है नेगेटिव्स तो प्राइस में होने चाहिए, मार्केट सेंटिमेंट का तो पता नहीं है, अगर वो सेंटिमेंट खराब हुआ फिर से तो फिर से ये टूटेगा। अदरवाइज अभी यूएस एफडीए का जो कुछ भी अगर स्लैप कर सकते हैं वो थोड़ा सा अभी प्राइस, वो रिस्क ऑलरेडी प्राइस में दिखता है।